चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 2.11 कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो पहले तो मैं जस्ट एक बेसिक आइडिया आपको ये दे देता हूँ कि कैपेसिटी को आप डिफाइन कर दीजिए। कैपेसिटी को बोल दीजिए एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, इसको कैपेसिटी कहते हैं। और इसको हम डेली लाइफ के डिस्कशन से कंपेयर कर सकते हैं। एक बाल्टी है जो पानी स्टोर करती है, उसकी भी एक कैपेसिटी है। उसमें एक कैपेसिटी के हिसाब से उसकी अगर आप उसमें पानी भरोगे तो पानी को स्टोर करेगी, और उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आप उसमें डाल दोगे तो पानी ओवरफ्लो हो जाए। इसी तरह में भी हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग की भी एक कैपेसिटी है जो कि कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है। किन्हीं लोगों की कैपेसिटी ज़्यादा है और किन्हीं लोगों की कैपेसिटी कम है, और ये शायद कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। बना के दिया जा चुका है आपको, आपका भेजा, आप उसे फ्राई करें या रोस्ट करें, कुछ भी करें, उसकी कैपेसिटी बदलने वाली नहीं है। हर एक की कैपेसिटी उसके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अभी पूरा पढ़ा तो नहीं है पर लिख दीजिए। कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन कंस्ट्रक्शन। कैपेसिटी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है। और अगर आपकी कैपेसिटी, एक बाल्टी की कैपेसिटी से ज़्यादा पानी उसमें भर दिया जाए तो पानी ओवरफ्लो हो जाता है। ऐसी आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा मटेरियल आपको पढ़ा दिया जाए, 6 घंटे की क्लास ले ली जाए, तो सारा मटेरियल शुरू के 1-2 घंटे में आपकी खोपड़ी के अंदर जाएगा, बाकी ओवरफ्लो हो जाएगा। कैपेसिटी से बेसिकली यही तात्पर्य है। हम यह देखते हैं कि कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं ना, तो एक लिमिट तक तो कंडक्टर चार्ज स्टोर करता है और उसके बाद वो चार्ज ओवरफ्लो हो जाता है। ऐसे ही कुछ आप लिख दीजिए। When a conductor is charged, when a conductor is given a charge, कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं, when a conductor is given a charge, then it stores charge up to its capacity. It stores charge up to its capacity. And when given more charge, इससे जब ज़्यादा चार्ज देते हैं, then it overflows to the surrounding medium. It overflows to the surrounding medium. एक कंटेनर को आप उसकी कैपेसिटी तक चार्ज देते हैं, तब तक तो वो चार्ज अपने अंदर स्टोर करता है, उसके बाद उसका चार्ज ओवरफ्लो कर जाता है। और उसका रीज़न हम जानते हैं, कहीं थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है इस बारे में। ऐसा लिख दीजिए कि when more charge is given to a conductor, more charge is given to a conductor than allowed by its capacity. जितनी इसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर इसको चार्ज देते हैं, इसको अगर उससे ज़्यादा चार्ज देते हैं, तो E क्रिएटेड बाय इट, ये जो इंटेंसिटी क्रिएट करता है, ये Q/R² वाली ये जो इंटेंसिटी है, is more than, intensity becomes more than the dielectric strength of the surrounding medium. It becomes more than the dielectric strength of the surrounding medium. It becomes more than the dielectric strength of the surrounding medium. Now, the medium becomes conducting. अब मीडियम कंडक्टिंग हो जाता है। अब मीडियम कंडक्टिंग हो जाता है। अगर आप लिमिट से भाई चार्ज जैसे जैसे आप देंगे वैसे वैसे वो स्फीयर, एक स्फीयर पे आप चार्ज बढ़ा रहे हैं तो वो अपने आसपास के मीडियम में इलेक्ट्रिकल फील्ड जो पैदा कर रहा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। और अगर एक लिमिट से ज़्यादा इंटेंसिटी पैदा कर देगा वो, तो जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है सराउंडिंग मीडियम की वो खत्म हो जाएगी। एयर तो इंसुलेटर है, और अगर इंटेंसिटी एयर के अंदर एक लिमिट से ज़्यादा पैदा कर दी तो एयर की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसको हम ब्रेकडाउन कहते हैं। और जिस इंटेंसिटी पे ऐसा होता है उस इंटेंसिटी को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। आप ऐसे ही सीधे लिख दीजिए
for air at NTP, air के लिए at NTP, the breakdown strength or the dielectric strength, the breakdown strength or the dielectric strength is 3 into 10 raised to power 6 volts per meter, यानी 3 kV per millimeter. NTP पर एयर की जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, उसकी ये यूनिट है और ये वैल्यू है. इंटेंसिटी अगर इससे ज्यादा हो जाए, लिख दीजिए, if intensity of electric field in air, if intensity of electrical field in air exceeds this value, intensity of electrical field in air exceeds this value, then the air becomes conducting. Then the air becomes conducting. एयर की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का ब्रेकडाउन हो जाता है. तो एक लिमिट से ज्यादा चार्ज दे दोगे तो चार्ज ओवरफ्लो हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आसपास की एयर कंडक्टिंग बन जाएगी. क्वेश्चन के रूप में एक बार लिख दीजिए, डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट and dielectric strength. What are the dimensions of dielectric constant and dielectric strength? तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी तो कोई यूनिट है नहीं. जैसे वाटर की 81 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर का 1 होता है और मेटल का इनफाइनाइट होता है. वाटर जो पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर का K81 है, इसकी कोई यूनिट नहीं है. एप्सिलॉन नॉट की तो यूनिट है, पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती. हाँ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है इंटेंसिटी, तो इसकी यूनिट है वोल्ट पर मीटर. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंटेंसिटी है, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ है, वो डाइलेक्ट्रिक की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक अलग टर्म है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक अलग टर्म है, ये दिमाग में बैठा लीजिए. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर निकालने को कह रहा है तो वही ऑप्शन ढूंढिए जिनके आप यूनिट्स कुछ वोल्ट पर मिलीमीटर या वोल्ट पर मीटर टाइप की हैं. मैंने एयर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ आपको बताई 3 kV पर मिलीमीटर. स्पार्क प्लग यदि आपने गाड़ियों का देखा है तो स्पार्क प्लग के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच में गैप ऐसे ही मिलीमीटर्स में ही होता है. और जब आप अपनी गाड़ियों में किक मारते हैं तो किक मारने से गाड़ी में इंडक्शन कॉइल होती है, उससे यहाँ वोल्टेज जनरेट हो जाता है काफी ज्यादा. ये गैप अगर 1 मिलीमीटर का है और वोल्टेज 3000 वोल्ट यहाँ जनरेट हो गया तो इंटेंसिटी 3 kV पर मिलीमीटर हो जाएगी और जो बीच की एयर है वो कंडक्टिंग बन जाएगी. फिर स्पार्क बह जाएगी. स्पार्क प्लग में स्पार्क पैदा होती है और ये स्पार्क प्लग कार्बोरेटर के अंदर लगा होता है गाड़ियों में, और स्पार्क निकलती है तो फिर पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है उसमें आग लग जाती है, उससे हीट पैदा होती है. ठीक है, तो ये खैर ऐसे ही मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी. पर स्पार्क प्लग में भी, स्पार्क प्लग अगर आपने कभी कार्बोरेटर में गाड़ी का खोल के देखा हो तो स्पार्क प्लग में कभी कभी आप उस गैप को कम कर लेते हैं, अदरवाइज गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है. स्पार्क प्लग में जब आप गैप कम कर लेते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि तब बीच में स्पार्क पास होती है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तब इंटेंसिटी 3 kV पर मिलीमीटर से ज्यादा होती है. एनीवे खैर, इस चैप्टर की पहली लाइन अगर मैं ऑफिशियली बिगिन करूं तो आप ये लिख सकते हैं, हालांकि ये डेफिनेशन मुझे कुछ काम की खास लिख नहीं ले रही, पर ऐसा लिख दीजिए अगली लाइन में और 2 स्टार भी दे दीजिए. लिखिए, कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स. A capacitor is a system of 2 conductors separated by an insulator. बस इतना ही. 2 conductors separated by an insulator.
It's a system of two conductors separated by an insulator. डायग्राम में उसने दिखाया भी है, डायग्राम में ये दिखाया भी है, एक कंडक्टर उसने कोई तो भी आड़ा तिरछा शेप ले लिया है, उस पर प्लस चार्ज है, तो ये माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच में ये गैप है, ये एयर गैप है। A system of two conductors separated by an insulator forms a capacitor. ये डायग्राम में कहा भी है, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, और बीच में ये इंसुलेटर है या एयर गैप है, बीच में ये इंसुलेटर है, एयर गैप भी एक इंसुलेटर है, ये पूरा सिस्टम मिला के कहलाता है कैपेसिटर। और हम इस सिस्टम को कभी कभी कंडेंसर भी कह दिया करेंगे। यहाँ से चैप्टर बिगिन हो रहा है। चैप्टर की पहली लाइन ये है कि दो कंडक्टर्स, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, और इनके बीच में एयर गैप है, इस सिस्टम को कंडेंसर कहते हैं। इस सिस्टम को कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं। बीच में इंसुलेटर होना चाहिए ताकि इसका चार्ज इसके पास ही रहे और इसका चार्ज इसके पास ही रहे, और जब ये चार्ज की वजह से इंटेंसिटी पैदा होगी, इस चार्ज की वजह से भी इंटेंसिटी पैदा होगी, और जब यहाँ बीच में इंटेंसिटी इस इंसुलेटर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से ज्यादा पैदा हो जाएगी, इस इंसुलेटर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से ज्यादा पैदा हो जाएगी, तो फिर हम शायद कहेंगे कि हमने इसको इसकी कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज दे दिया है, और फिर वो चार्ज यहाँ रहने के बजाय ओवरफ्लो कर गया है, सराउंडिंग्स में चला गया। तो हम एक बात तो ऑलरेडी लिख सकते हैं, आगे बढ़ाया जाएगा, इसके बाद में ही लिखेंगे। तो वो कह रहा है कंडक्टर्स पे मान लीजिए चार्जेस Q1 और Q2 हैं, और पोटेंशियल्स मान लेते हैं V1 एंड V2 है। तो Q1 Q2 और V1 V2 के बजाय ये चार्जेस प्लस Q और माइनस Q ही लिखना, Q1 Q2 मत लिखना और V1 V2 मत लिखना। आप आगे उसने बोल दिया है यूजुअली इन प्रैक्टिस द टू कंडक्टर्स हैव चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच में V1 माइनस V2 है। तो पहली लाइन तो ये लिख दो, अलग से लिख दो, द charges on two conductors are always equal and opposite. Charges on two conductors of a capacitor. Charges on two conductors of a capacitor are always equal and opposite. हाँ, इनके बीच हम पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम V1 minus V2. V1 is the potential of conductor 1. V1 कंडक्टर 1 का पोटेंशियल है, V2 कंडक्टर 2 का पोटेंशियल है, एंड V1 माइनस V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। मैंने एक ही बात की काम की बात कही है, उसे अंडरलाइन कर दी, द चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, प्लस Q एंड माइनस Q, और पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात जाने दीजिए। इसका ऑब्वियसली ये V1 है, ये नेगेटिव चार्ज वाले का कुछ माइनस V2 होगा, V1 माइनस V2 इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया जाएगा। We shall consider only this kind of charge configuration of the capacitor, मतलब प्लस Q और माइनस Q वाला। Even a single conductor can be used as a capacitor by assuming the other at infinity. ये हम बाद में, थोड़ा बाद में आपको बताएंगे। एक सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर होता है, वो हम अलग से बाद में पढ़ेंगे, अभी तो यही पढ़ते हैं। कह रहा है कंडक्टर्स में बी सो चार्ज बाय कनेक्टिंग देम टू द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। तो आपको अगर ऐसा चार्ज देना है तो आप इसे बैटरी से जोड़ दीजिए। आप इनको जब बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ेंगे, तो इस पर प्लस Q चार्ज आ जाएगा, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो उसको पे माइनस Q आ जाएगा। ये सब तो हम नहीं लिखते, पर बस ये लिख लेते हैं कि कैपेसिटर कैन बी चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी, बस ये लिख लेते हैं। कैपेसिटर पे जैसा भी चार्ज देना है उसको देने का तरीका है बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी। कैपेसिटर कैन बी चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी। बिना बैटरी से जोड़े भी ये एक कैपेसिटर तो है। एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, और बीच में इंसुलेटर है, बस ये एक कैपेसिटर हो गया। अगर आपने इसे बैटरी से नहीं जोड़ा है तो ये अनचार्ज कैपेसिटर है, और आप बैटरी से जोड़ दोगे और चार्ज बैटरी से कैपेसिटर में बह जाएगा तो ये चार्ज कैपेसिटर हो जाएगा। ऐसा अलग से लिख दीजिए अगली लाइन में, इवन विदाउट कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी, even without connecting it to a battery, it is a capacitor. It is a capacitor.
and it can store charge. It can store charge if connected to a battery. भाई बाल्टी को आपने नल से कनेक्ट अभी नहीं किया है, नल के नीचे नहीं रखा है, तो भी बाल्टी तो बाल्टी है ना, पर आप फैक्ट्री से तो बन के बाल्टी आई है ना, और उसकी एक सर्टेन फिक्स कैपेसिटी है ना। पानी भरोगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा, पर बिना उसमें पानी भरे भी वो बाल्टी तो है, उसकी एक सर्टेन कैपेसिटी तो है। तो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, बीच में इंसुलेटर है, इनकी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहा है और इसकी कुछ सर्टेन कैपेसिटी है। और जब बैटरी से जोड़ोगे तो इसमें चार्ज स्टोर भी करेगा। बैटरी से नहीं भी जोड़ोगे तो भी ये कैपेसिटर रहेगा। तुम नहीं भी पढ़ोगे तो तुम्हारी खोपड़ी में कुछ कैपेसिटी तो है ही, वो फिक्स्ड है। खोपड़ी का साइज तुम बड़ा नहीं कर सकते, शायद ब्रेन का साइज तुम बड़ा नहीं कर सकते। अब एक कैपेसिटर पे क्वेश्चन ये लिख दीजिए, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन अ कैपेसिटर? What is the total charge on a capacitor? तो बस वही बोल दीजिए, charge on one conductor is plus Q, charge on the other conductor is minus Q, and the net charge, therefore the net charge or the total charge, the net charge or the total charge is zero. जो नेट चार्ज है, ये जो टोटल चार्ज है वो जीरो है, लाइक अ डाइपोल में भी यही होता है, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, टोटल मिला के जीरो। पर ये ध्यान रखना कि कैपेसिटर पे हम जब बोलते हैं कि उसका चार्ज क्यू है, तो उसका यही मतलब है कि एक तरफ प्लस क्यू है, एक तरफ माइनस क्यू है। हम उसका नेट चार्ज नहीं बताते कि नेट चार्ज तो जीरो है, पर दो अलग अलग चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और दोनों से सेपरेटेड हैं, तो इनकी कुछ तो फील्ड होगी, कुछ तो प्रॉपर्टी होगी। अगर हम ये बोल देंगे कि इस पर चार्ज जीरो है तो फिर आगे डिस्कशन ही बंद हो जाएगा। इसलिए ये बात पे 3 स्टार लगा के लिख दीजिए कि even though the net charge on capacitor is zero, even though the net charge of the capacitor is zero, but for all calculation purposes, all numerical purposes, we consider the charge on the capacitor. अगर कैपेसिटर का चार्ज कोई बोल रहा है तो वो आपको बताना है क्यू। एक तरफ प्लस क्यू है, एक तरफ माइनस क्यू है, नेट चार्ज जीरो है, पर कैपेसिटर का चार्ज क्यू, कैपेसिटर का चार्ज क्यू। बस इतनी लाइन ये लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन between the conductors is proportional to the charge q. Electric field is proportional to the charge q. Naturally अगर हम चार्ज ज्यादा देंगे तो फील्ड तो बढ़ेगी, और वैसे भी एक पे प्लस क्यू है और एक पे माइनस क्यू है, तो इनकी फील्ड तो वैसे भी एडिटिव है। इधर एक पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है, और अगर मुझे यहाँ फील्ड सोचनी है तो मैं बीच में पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड तो वैसे भी एडिटिव है। एनीवे हाँ, चार्ज बढ़ेगा अगर मैं दोनों का कंबाइंड असर ना भी देख लूं, तो भी मुझे पता है कि के क्यू बाई आर स्क्वायर ही सही, क्यू के बढ़ने से फील्ड तो बढ़ती है। तो इन दोनों के बीच में जो फील्ड है ना, मैं एक्चुअली उसमें काफी इंटरेस्टेड है, और वो चार्ज पे डिपेंड करती है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। मैं तो शायद इसे अंडरलाइन भी नहीं करा रहा। बस आगे ये लिख दीजिए, सो देयरफॉर वी द पोटेंशियल डिफरेंस between the two conductors is also proportional to q. जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी q के प्रोपोर्शनल। ये पैराग्राफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी q के प्रोपोर्शनल है। भाई अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड पैदा हो गई यहाँ पर, अगर स्ट्रॉन्गर फील्ड पैदा हो गई
तो आप जानते हैं फील्ड के अलॉन्ग जाते हैं तो पोटेंशियल गिरता है, और अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पोटेंशियल ज्यादा गिरेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि आप बस एक कंडक्टर लीजिए, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन क्या है, एक कंडक्टर लीजिए, दूसरा कंडक्टर लीजिए, इनके बीच में इंसुलेटर रखिए, ये कैपेसिटर हो गया। अब अगर आप इसे चार्ज करना चाहते हैं तो बैटरी से जोड़ दीजिए, एक पे प्लस क्यू आ जाएगा, एक पे माइनस क्यू आ जाएगा, और इन पर जो प्लेट है, सॉरी इन पर जो चार्ज है, वो डिटरमिन करता है कि इनके बीच में इंटेंसिटी कितनी है, और फिर वही डिसाइड करेगा कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर चार्ज बढ़ाओगे तो प्लेटों के बीच में ये जो कैपेसिटर्स हैं, ये जो कंडक्टर्स हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। हम हेडिंग दे देते हैं, चलिए, फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी। फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी, उसमें मैं यही इसी बात से शुरुआत करना चाहता हूं कि V is proportional to Q, कि पोटेंशियल डिफरेंस between the two conductors, potential difference between the two conductors is directly proportional to charge supplied. Charge supplied. अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। आप इसको हमेशा बाल्टी से कंपेयर करते रहना कि बाल्टी में अगर हम पानी की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, Q यानी पानी की क्वांटिटी और V यानी पानी का लेवल, ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि when quantity of water in a bucket, in a given bucket, given खास बात है, quantity of water in a given bucket is increased, then the level of water in it rises. Voltage is proportional to Q. Voltage is proportional to Q. चार्ज बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। चार्ज बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। मैं अब एक और बात देख रहा हूँ, ये मुझे समझ में आ रहा है। ये एक छोटी बाल्टी है और ये एक बड़ी बाल्टी है, शायद इसकी लेस कैपेसिटी है और इसकी मोर कैपेसिटी, इसकी लेस कैपेसिटी है, इसकी मोर कैपेसिटी है। तो आप देख रहे हैं कि जिसकी कैपेसिटी, मान लो मैंने सेम चार्ज डाला, तो जिसकी कैपेसिटी कम है उसमें वोल्टेज राइज ज्यादा होगा ना। ऐसे ही कुछ लिख दीजिए, बस डायग्राम लिख के लिख दीजिए कि व्हेन सेम चार्ज इज गिवन, when same charge is given, the same amount of water is given, same charge दिया जाता है, the same amount of water दिया जाता है, same amount of water दिया जाता है, then the rise is more, rise of level is more in the conductor, in the capacitor, in the container having lesser capacity, in the container having lesser capacity. जिस कंटेनर की कैपेसिटी कम होती है उस कंटेनर में पानी का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम एक फैसला ले रहे हैं, हालांकि एनसीईआरटी में ऐसा कोई डायरेक्टली डेरिवेशन दिया नहीं है, पर हाँ अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा आपको ये। आपको इसे बोर्ड एग्जाम और स्कूल एग्जाम में लिखना नहीं है, आप लिख दीजिए अगली लाइन कि राइज इन वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। जो वोल्टेज का राइज है वो कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिख ही रहा है कि जिसकी कैपेसिटी कम है उसमें वोल्टेज राइज ज्यादा है। कंटेनर में पानी का लेवल बढ़ना या कैपेसिटर में वोल्टेज का बढ़ना एक ही बात है। छोटे बर्तन में उतना ही पानी भरेंगे, पानी का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक बात तो ये है कि जिसका जब चार्ज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, जब चार्ज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग इक्वालिटी साइन से हटाते हैं और यहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब की बार वो कांस्टेंट है 1/c, अब की बार वो कांस्टेंट है 1/c। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अभी मैंने देखा था कि वोल्टेज कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि here c is a proportionality constant,
Here C is a proportionality constant called capacity. Here C is a proportionality constant called capacity. और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में जहां आपने कांस्टेंट लिखा है उसको आप बड़ा हाईलाइट कर दीजिए. C is a proportionality constant called capacity. इस फॉर्मूले में कैपेसिटी एक सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की हैसियत से आया है. यही तो मैं आपको कह रहा था कि आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो आपके शायद कहा जा सकता है कि चलिए ब्रेन के साइज पर अगर डिपेंड करती है तो ब्रेन का साइज तो आपका फिक्स्ड है. कैपेसिटी इज अ कांस्टेंट. हियर कैपेसिटी इज अ कांस्टेंट. अलग से 5 स्टार लगा के लिख दीजिए. सी इज अ कांस्टेंट. थोड़ा बहुत हमने इसको पढ़ा है अभी. सी इज अ कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन मेनली ऑन कंस्ट्रक्शन. बनावट पर डिपेंड करता है कि छोटी बाल्टी है कि बड़ी बाल्टी है, छोटा भेजा है कि बड़ा भेजा है. कैपेसिटी कांस्टेंट है जो कि कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है एंड ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग मीडियम. क्योंकि कांस्टेंट पे डिपेंड करती है एंड ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग मीडियम. तो बस एक्चुअल फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल टू C. ये पहला फॉर्मूला है हमारा और हम इस चैप्टर में बस यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा बार यूज करेंगे. हमें ये डेरिवेशन चाहिए नहीं था, एनसीईआरटी ने भी दिया नहीं है, आपको भी इसे पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है. Q इज इक्वल टू C भी बस आपको याद रखना है. कौन सी वो जैसे भी आप याद करें. पर हाँ, इस फॉर्मूले में भी गलती तो हो जाती है. आप इसे लाइटली नहीं ले सकते. इस फॉर्मूले में गलती होती है और कैपेसिटर में शायद ये एकमात्र मेजर फॉर्मूला यही है जिस पर न्यूमेरिकल एक्चुअली आते हैं पेपर में. Q इज इक्वल टू C भी याद करने के अलग अलग तरीके हैं. जिसको जो पसंद आए वो उस तरह से याद कर ले. कौन है वाइस चांसलर या कौन है सीवी रमन या कौन सी विक्ट्री याद रखें, कौन सी वो याद रखें. तरीका आपको जो चाहिए आप देख लें, पर हाँ ये याद रखना आवश्यक है. हमने तो इसे फिर भी डिराइव किया है पर इसका डेरिवेशन कहीं दिया नहीं जाता है. Q इज इक्वल टू C. एनसीईआरटी ये कह रही है E is proportional to Q. Ratio Q by V is a constant. फिर से वही लिख दीजिए. हमने सब कुछ वैसे लिख ही लिया है, तो चलिए फिर से लिख दीजिए एक बार दोबारा लिख दीजिए. C depends on geometrical configuration. C depends on geometrical configuration, that is shape, size and separation of the system of two conductors. Shape, size and separation of the system, the two conductors, and it also depends upon the nature of the insulating material, nature of the insulator separating the two conductors. Nature of the insulator separating the two conductors. ठीक है. जो कैपेसिटी है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है. कैपेसिटी जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है. वो Q पे और V पे डिपेंड नहीं करती. और वो जो मीडियम है दोनों के बीच में उसकी
इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करती है। क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए। चार्ज गिवन टू अ गिवन कैपेसिटर is 0. Charge given to a given capacitor is 0. What is its capacity? अगर Q is equal to CV by C is equal to Q by V से आप करें और आप उसमें चार्ज को 0 डालें तो हो सकता है आप आंसर 0 बोले, पर ये गलत है। कैपेसिटी ना तो Q पे डिपेंड करती है ना V पे डिपेंड करती है। अगर Q 0 है तो फिर वोल्टेज राइज भी 0 है। आपने बाल्टी में पानी नहीं डाला, इसका मतलब ये नहीं है कि बाल्टी पानी स्टोर कर नहीं सकती। बाल्टी तो बनी हुई है, उसकी कैपेसिटी तो कांस्टेंट है। चार्ज डालोगे तो उसका वोल्टेज बढ़ेगा कैपेसिटी के हिसाब से। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा फिर से क्वेश्चन लिख दीजिए, शायद नीट 2020 में आया भी था, फिर से लिख दीजिए। चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज हाफ। मतलब इसका आंसर ये है कि कैपेसिटी फिक्स्ड है, 0 नहीं है। कैपेसिटी फिक्स्ड है, बस ऐसा ही बोलेंगे, कैपेसिटी इज अ कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन Q और V. Instead, the rise in V depends on the rise in V for a given Q depends on C. Rise on V जो वोल्टेज में चेंज होता है for a given Q depends on C. कैपेसिटी ना तो Q पे डिपेंड करती है ना V पे डिपेंड करती है। चार्ज देने पे उसका वोल्टेज किस तरह चेंज होगा वो कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। छोटा कंडक्टर है तो जल्दी भर जाएगा, 20 मिनट में उसको कहेगा कि मेरे को अब और समझ नहीं आ रहा, थक गया मैं। और जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो 4-5 घंटे तक भी अच्छा कंसंट्रेशन बनाए रख सकता है। इसका जवाब है कैपेसिटी फिक्स्ड है। अगला क्वेश्चन ये है कि चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज हाफ। कैपेसिटर पे चार्ज आधा कर दिया जाता है। चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज हाफ, व्हाट विल हैपन टू इट्स कैपेसिटी? कैपेसिटर पे चार्ज आधा कर देते हैं, इसकी कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो Q इज इक्वल टू CV में C अभी भी एक कांस्टेंट है, C एक कांस्टेंट की हैसियत से आ रहा है, और अगर चार्ज आधा कर देंगे तो वोल्टेज भी आधा हो जाएगा। अगर चार्ज आधा कर देंगे तो वोल्टेज भी आधा हो जाएगा, पर कैपेसिटी न Q पे डिपेंड करती है न V पे डिपेंड करती है। कैपेसिटी विल स्टिल बी सेम। जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद यानी 2020 में आया भी था। कैपेसिटी जो है वो अभी भी सेम है। कैपेसिटी अगर आप चार्ज आधा कर देंगे तो वोल्टेज आधा हो जाएगा। अगर आप चार्ज आधा कर देंगे तो वोल्टेज आधा हो जाएगा, और कैपेसिटी सेम बनी रहेगी। चार्ज आधा कर देंगे तो वोल्टेज आधा हो जाएगा और कैपेसिटी सेम बनी रहेगी। बस अब आप हेडिंग दे दीजिए यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी एक क्वांटिटी है जो कि इस बात को बताती है कि हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, बस। और उसका फॉर्मूला है, डायरेक्टली एनसीईआरटी ने दिया है, Q इज इक्वल टू C। तो अगर आपको यूनिट चाहिए तो C इज इक्वल टू Q बाय V, और कूलम अपॉन वोल्ट, और कूलम अपॉन वोल्ट को बोलते हैं फैराड। कैपेसिटी की जो एसआई यूनिट है वो है फैराड। कैपेसिटी की जो एसआई यूनिट है वो है फैराड। ये हम समझेंगे। एक पहली बात तो ये है कि वार्निंग, ये फैराड है, फैराड ए नहीं, ये फैराड ए नहीं। फैराडे तो कायदे से यूनिट ऑफ चार्ज है। 1 फैराडे इज 96,500 कूलम्स ऑफ चार्ज। तो फैराड में और फैराडे में रिस्क है, जरा ध्यान देना। इसकी यूनिट है फैराड, फैराडे नहीं है। इसकी सब यूनिट ज्यादातर यूज होती है। फैराड इज एक्चुअली अ वेरी बिग यूनिट। सभी दीजिए, फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट, एंड सो नॉर्मली सब यूनिट माइक्रोफैराड और पिकोफैराड आर मोर कॉमनली यूज्ड। कैपेसिटर्स जो आपको देखने को मिलेंगे लैब में आपके, वो माइक्रोफैराड और पिकोफैराड के होंगे। माइक्रो 10 to the power -6 फैराड
और पिको यानी 10 to the power -12 फैराड, और पिको यानी माइक्रो। ठीक है, कैपेसिटी की एसआई यूनिट है फैराड, बेसिकली वो कूलम अपॉन वोल्ट है, फैराडे नहीं है। माइक्रो फैराड या पिको फैराड में आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा दिए जाएंगे। हाँ, आपको ज्यादातर कैलकुलेशन में हर चीज को एसआई यूनिट में ही लाना पड़ता है, तो अगर वो माइक्रो या पिको देता है तो आप शायद कन्वर्जन्स करेंगे एसआई यूनिट में आएंगे। रेशो वाले सवालों में ऐसा नहीं करना पड़ता, अगर रेशो हो, ऊपर भी कैपेसिटी हो और नीचे भी कैपेसिटी हो किसी कैलकुलेशन में, तो फिर जरूरी नहीं है कि आप सबको फैराड में लाएं। जैसा अभी तो लिख लीजिए, इन रेशो प्रॉब्लम्स the unit in the numerator and the denominator should be same. रेशियो प्रॉब्लम्स में डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में यूनिट सेम होनी चाहिए, नॉट नेसेसरली एसआई यूनिट, जरूरी नहीं है कि वो एसआई यूनिट हो, नॉट नेसेसरली एसआई यूनिट। इसके डायमेंशंस लिखते हैं, डायमेंशंस लिख दीजिए। Q का फॉर्मूला CV से ही पूरा शुरू करिए, कौन सी विक्ट्री, C is equal to Q by V, और V होता है W by Q, V होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किन्हीं किताबों में मैंने देखा है कि वो बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो बोलते हैं वो तो यूनिट चार्ज है तो उसको तो हटा ही दो, तो बोलते हैं वोल्टेज की यूनिट वही है जो वर्क की है। वो यूनिट जरूर है पर चार्ज की यूनिट तो लेनी पड़ेगी आपको, यूनिट चार्ज भी, उसकी यूनिट तो चार्ज की हुई, वैल्यू जरूर बन रही, नहीं ये Q स्क्वायर बाय W होगा, और Q इज इक्वल टू IT होता है। सो कैपेसिटी के डायमेंशंस हो गए A1 T1 प्लस स्क्वायर अपॉन M1 L2 T-2। हालांकि वी हैव अ बेटर मेथड, हम इसके डायमेंशंस याद करने के लिए बाद में और बेटर मेथड से आपकी बात करेंगे। फिलहाल हाँ, इस तरह से आप काम चला तो सकते ही हैं। ध्यान दीजिए कि VW बाय Q है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, पर यूनिट चार्ज का ये मतलब नहीं है कि वहाँ इसकी यूनिट भी खत्म हो जाएगी, चार्ज की यूनिट तो आएगी, ये 1 है और Q है डायमेंशनली, हम तो फिलहाल इसकी डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। तो एनीवे ये कैपेसिटेंस के डायमेंशंस होंगे, डायमेंशंस हैं तो इम्पोर्टेंट, बट वी हैव अ बेटर मेथड टू डिस्कस इट, टू डिराइव द डायमेंशंस। तो इस समय डायमेंशन तो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस Q को CV पे ही आप ध्यान देंगे। फिर एक और बात लिख सकते हैं, ESU ऑफ कैपेसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी की सीजीएस यूनिट, ESU ऑफ कैपेसिटी, ESU ऑफ कैपेसिटी, तो ये इसकी सीजीएस यूनिट है, लिख दीजिए, नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे कूलम की स्टैट कूलम थी, जैसे वोल्ट की स्टैट वोल्ट थी, ऐसी फैराड की स्टैट फैराड होगी। तो ESU ऑफ कैपेसिटी है वो है स्टैट फैराड, तो सीजीएस यूनिट है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है वो स्टैट फैराड है। आपको जिसकी भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आप जो जिसकी भी सीजीएस यूनिट चाहिए होती है उसके आगे वर्ड स्टैट लगा देते हैं। टिपिकली स्टैट कूलम था, स्टैट वोल्ट था और स्टैट फैराड था, पर कोई भी ESU हमारे काम की नहीं है, पेपर में आपको सिर्फ SI यूनिट्स को ही डील करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के लिए आप बॉदर नहीं भी करेंगे तो चले। अभी तक मैंने आपको यही बताया है कि भैया कैपेसिटर यानी कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा अरेंजमेंट जो थोड़ा चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर ले। एक कंडक्टर ये लेना, एक कंडक्टर ये लेना, बीच में इंसुलेटर ले लेना, बस इस सिस्टम को कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है, आपने एक बार इसको बना लिया तो इसकी कैपेसिटी फिक्स हो गई। अब अगर आप इसे बैटरी से चार्ज करोगे तो प्लेटों पे Q आएगा, इस पे प्लस Q आएगा, इस पे माइनस Q आएगा। कैपेसिटर का नेट चार्ज तो 0 होता है, पर हम कैपेसिटर के चार्ज को Q कहते हैं, तभी तो कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर पाएंगे। और बस एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, हमने कहा कि जो हम जब कैपेसिटर पे जो चार्ज देते हैं
जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में फीड पैदा होती है वो इस क्यू पे ही डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी पोटेंशियल डिफरेंस भी क्यू पे ही डिपेंड करता है। तो जो राइज इन वोल्टेज है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्चुअली क्यू। ज्यादा वोल्टेज देंगे तो चार्ज ज्यादा चार्ज देंगे तो वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाएगा। V is proportional to Q, and then V is equal to 1 by C into Q, where C is a constant of proportionality called capacity. So C is a constant here. So Q का फॉर्मूला है CV, Q का फॉर्मूला है CV, Q का फॉर्मूला है CV। बस इसी बात पर ये बेस है, यूनिट वगैरह आपने और इसकी स्पीड सारी देख ही ली। ये कह भी रहा है कि for large C, V is small for a given Q। वो तो मैंने आपको बताया ही कि ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है, और Q सेम है, Q सेम है। तो बस यही कह रहा है, ये कह रहा है सेकेंड पैराग्राफ में कि फॉर अ लार्ज सी, ये लार्ज सी है, बड़ा कंटेनर है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वोल्टेज इज स्मॉल फॉर अ गिवन Q। दिस मींस द कैपेसिटर विद अ लार्ज कैपेसिटेंस can hold large amount of charge Q at relatively small v। ठीक है, उसका लेवल ज्यादा नहीं बढ़ेगा, जिसका ब्रेन ज्यादा शार्प है वो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, और इस बीच उसका ब्रेन ज्यादा थकेगा नहीं। बाल्टी से ही कंपेयर कर लें, जो बड़ी बाल्टी है उसमें ज्यादा चार्ज आ जाएगा और वोल्टेज कम इस बीच राइज होगा, लेवल कम राइज होगा। जब एक लिमिट से ज्यादा चार्ज दे देते हैं ना तो होता क्या है, ऐसा लिख लीजिए व्हाट हैपेंस क्वेश्चन कर दीजिए, व्हाट हैपेंस व्हेन चार्ज मोर देन कैपेसिटी इज गिवन टू अ कैपेसिटर। इसकी कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज आप जब दे दोगे तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पर एनसीईआरटी में जो लिखा है वो हम कवर कर रहे हैं। जब आप चार्ज ज्यादा दे दोगे ना, जब ऐसा भी हम बना सकते हैं इसको, जब हम चार्ज ज्यादा दे देंगे तो E बढ़ेगा, और E बढ़ेगा तो बीच में जो एटम्स है, इंसुलेटर मटेरियल के एटम्स है, मे बी एयर के एटम्स है, वो आयनाइज हो जाएंगे। तो बस इधर पॉजिटिव, यहाँ से चार्ज यहाँ बह जाएगा, इसको बोलते हैं चार्ज विल स्टार्ट लीकिंग। तो ऐसे ही कुछ वर्ड लीकिंग वर्ड यूज करना है बस, बेसिकली इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ऐसे ही लिख दीजिए। when more charge is given, when more charge is given, then stronger electrical field is produced. Stronger electrical field is produced. It ionizes the air in between the two conductors. It ionizes the air in between the two conductors. उसने सराउंडिंग एयर लिखा है, मैंने सराउंडिंग की जगह इन बिटवीन कर दिया। Now the charge, now the air in between will get ionized. Air in between will get ionized. Insulating power of the intervening medium will decrease. Insulating power of the intervening medium will decrease. इसका insulating power कम हो जाएगा। And eventually the charge start leaking वाली बात शायद आ चुकी है। Charge starts leaking, वो important point है बस। Charge starts leaking from the oppositely charged plates. इन कंडक्टरों की जब मैं इसकी जगह इसका नाम प्लेट्स यूज कर रहा हूँ, charge starts leaking from the oppositely charged plates and eventually neutralizing the charge on the capacitor plates. Neutralizing the charge on the capacitor plates. Eventually neutralizing the charge on the capacitor plates. Finally capacitor plates को जो charge है वो न्यूट्रलाइज ही हो जाएगा भाई,
इसका जो चार्ज था वो ये पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रॉय कर देंगे ना एक दूसरे को। अगर आपने इस पे एक लिमिट से ज्यादा चार्ज दिया तो बीच में इंटेंसिटी जो है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इंसुलेटर मटेरियल भी कंडक्टिंग बन जाएगा, तो चार्ज लीक होगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा और फाइनली दोनों प्लेट्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। खैर इनमें से कोई भी बात इंपॉर्टेंट नहीं थी। अगले पैराग्राफ में वही सब बातें लिखी है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको हम एक बार डिफाइन डेफिनेशन लिख लेते हैं स्कूल एग्जाम्स के हिसाब से। हेडिंग लिख दीजिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और फिर से लिख दीजिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम can withstand without breakdown of its insulating property. बस और फिर से लिख दीजिए फॉर एयर एट एनटीपी द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ इज 3 × 10⁶ volts per meter। ये फिगर एनसीईआरटी ने दिया है। 2020 में इस पर डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल था, जो ये याद नहीं कि ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ उसने दी थी या नहीं दी थी, शायद दी थी। ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ के ऊपर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नीट 2020 का क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी गिवन टू अ कंडक्टर। कैपेसिटर नहीं कह रहा, कैपेसिटर मतलब दो कंडक्टर्स। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी गिवन टू अ कंडक्टर ऑफ रेडियस 3 meters या ऑफ रेडियस 9 meter कर दें। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी गिवन टू अ कंडक्टर ऑफ रेडियस 3 meters ही कर दीजिए, ऑफ 3 meters इन एयर। 3 मीटर है रेडियस, उसको मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हैं? तो आप आंसर बता दीजिए कि द चार्ज गिवन, द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज ऑन द कंडक्टर, should not exceed the breakdown strength, बस। तो जो E का फॉर्मूला होता है वो होता है K/R²। तो 1/4πε0 ये हो जाएगा 3 × 10⁶/R²। तो 3 × 10⁶ is equal to 9 × 10⁹ into Q_max/R²। रेडियस मैंने शायद 3 दिया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो Q_max आ जाएगा 3 × 10⁻⁶ - 9। Q_max आ जाएगा 3 मिलीकूलम, 3 × 10⁻³ ये आंसर। मैक्सिमम चार्ज जो आप दे सकते हो एयर में वो सिर्फ 3 मिलीकूलम है, हार्डली एनीथिंग। आप इतना चार्ज दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा टफर साइड ही है, ये हल्का सा टफर साइड का क्वेश्चन है ये। इतना चार्ज दीजिए, हालांकि PYQ का रिपीटेड क्वेश्चन है। इतना चार्ज दीजिए कि जो उससे इंटेंसिटी पैदा हो वो किसी भी मीडियम की एयर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से ज्यादा ना हो। एयर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है 3 × 10⁶ एंड दिस इज इक्वल टू 9 × 10⁹ into Qmax/R²। बस इससे Qmax निकाल लीजिए। ऑब्जर्व कीजिए 3 मीटर रेडियस अपने आप में कोई छोटा मोटा स्फीयर तो नहीं है। 3 मीटर उसका रेडियस है, इमेजिन तो करिए आपको शायद रूम, उसका डायमीटर आपके रूम के साइज के बराबर हो, शायद आधा रूम तो घेर ही लेगा। 3 मीटर रेडियस एंड 6 मीटर डायमीटर, ऐसा स्फीयर जो आपका एक रूम या आधा रूम करीब करीब भर लेगा, इतना बड़ा स्फीयर, उस पर सिर्फ 3 मिलीकूलम चार्ज आप दे सकते हो।
इससे ज्यादा चार्ज दिया तो एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। बस यही मैंने आज आपको पढ़ाया है। उसके बाद वो आपसे कह ही रहा है। बस इतनी सी लाइन फिर से लिख दीजिए। Thus for a capacitor to store a large amount of charge, thus for a capacitor to store a large amount of charge without leaking, its capacitance should be high, very high. Its capacitance should be high. And for this we need big conductors. For this we need big conductors. बड़े बड़े कंडक्टर लगेंगे आपको। ये इतना बड़ा ऑलरेडी काफी बड़ा है, फिर भी ये 3 मिली कूलम का ही चार्ज स्टोर कर पा रहा है। बस एक लाइन और लिख दीजिए कि besides its use in storing charge, uses of capacitor लिख दीजिए। uses of capacitor, number 1, it is used to store charge. Number 1, it is used to store charge, and number 2, it's a key element in AC circuits. It's a key element in AC circuits. Yes. जैसे रेजिस्टर होता है वैसे ही एक कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में एक्चुअली 3 एलिमेंट्स होते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कितना भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो उसमें 3 इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स ही होते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। ये आपको पहले से आता था, ये अभी हमने पढ़ लिया और ये और हमारे सिलेबस में आगे आएगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास की आपकी समरी यही हुई कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज, और बस Q का फॉर्मूला है CV, और कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज अगर दे देते हैं तो चार्ज लीक कर जाता है, और उस समय एयर बैड कंडक्टर की जगह कंडक्टर बन जाती है। ऑलराइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर।